हे हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हमारे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के पेपर को एक्सप्लोर करते हुए ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। दोस्तों, हमने पेपर के पहले 50 क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया है और अगर आपने पहली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आप वीडियोज़ का लिंक लेकर उनको पहले देख लीजिए, मैं यही सजेस्ट करूँगी ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन में हमारे पास था कि 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कौन सा जो है क्या क्या चीज़ें 73rd अमेंडमेंट ने दी। इसमें हमारे पास ऑप्शन थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड फोर्थ था डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग। दोस्तों, इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, जिसमें हमारे पास था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ रूरल पॉपुलेशन। दोस्तों, जो 73rd अमेंडमेंट है उसने डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग नहीं दी थी। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 नंबर क्वेश्चन था इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू ऑब्जर्व द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद एज अ नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद के बर्थडे को कब नेशनल यूथ डे के दौर पर डिक्लेयर किया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1984, जो कि 12 जनवरी को होता है। 12 जनवरी को हमारा नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 53 पर, जो था कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन अंडरटेक evaluation studies on the basis of which of the following। कौन से पे अंडरटेक करता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन थी ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, द रिक्वेस्ट ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज, डायरेक्टिव इन लेजिस्लेशन, द रिक्वेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री। इसमें हमारे पास राइट आंसर था ऑप्शन डी, जिसमें हमारे पास आता है ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, द रिक्वेस्ट ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज एंड डायरेक्टिव इन लेजिस्लेशन। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन में था कि फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सॉफ्ट लॉ। सॉफ्ट लॉ को हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से किसे हम सॉफ्ट लॉ बोलते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर था राइट टू डेवलपमेंट। राइट टू डेवलपमेंट को हम सॉफ्ट लॉ के तौर पर जानते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन जो है वो अजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन था। अजर्शन हमारे पास थी कि एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट थिंकर टू अडॉप्ट इंडक्टिव मेथड बट इट वाज एक्सीडेंटल, कि एरिस्टोटल ने इंडक्टिव मेथड को यूज़ किया था। और सेकंड रीज़न था हमारे पास कि इन केस ऑफ मैकियावली यूज़ ऑफ इंडक्टिव मेथड वाज इंटेंशनल, कि उसमें इंटेंशनल था, क्या इंटेंशनली मैकियावली ने इंडक्टिव मेथड को यूज़ किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर, अजर्शन एंड रीजनिंग दोनों करेक्ट है, लेकिन अजर्शन जो रीज़न है वो अजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल पॉलिसी हेल्थ पॉलिसी 2017 आर करेक्ट। 2017 की नेशनल पॉलिसी जो हेल्थ पॉलिसी है उसके संबंध में कौन सा करेक्ट है। तो इसमें दोस्तों हमारे पास ऑप्शन थी इट एम्स टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ 2 बेड पर 1000 पॉपुलेशन के लिए 2 बेड अवेलेबिलिटी करता है, इसका उद्देश्य है। और सेकंड था इट प्रपोजेज फ्री ड्रग्स, फ्री डायग्नोस्टिक एंड फ्री emergency health care services in all public hospitals. Third था reduction of total fertility rate of 2.1 at national and subnational level by 2025. Fourth था reduce mortality rate of children less than 5 years of age to 23rd per
1000 बाय 2020। तो दोस्तों इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हमारे पास पहले 3 इट एम्स टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ 2 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन करेक्ट था। इट प्रपोजेज फ्री ड्रग, फ्री डायग्नोस्टिक्स एंड फ्री इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज इन ऑल पब्लिक हॉस्पिटल्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड था रिडक्शन ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1 एट नेशनल एंड सब नेशनल लेवल बाय 2025। लेकिन दोस्तों इसमें हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है जो वो करेक्ट नहीं था, जो था रिड्यूस करनी थी मोर्टेलिटी रेट 5 ईयर्स से टू 23 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन की। ये हमारे पास बोला गया था कि पर 1000 बाय 2020, लेकिन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर था पर 100 बाय 2020। तो इसके हिसाब से हमारी फोर्थ ऑप्शन नहीं बनती थी, लेकिन आप याद रखना कि 1000 की जगह पे हमारे पास 100 आना था। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें हमारे पास था कि बेस्ट प्रोपाउंडर ऑफ प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप कौन सा है। सिटीजनशिप की प्लूरलिस्टिक थ्योरी का प्रोपाउंडर कौन है, बेस्ट प्रोपाउंडर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर था B.S. टर्नर। B.S. टर्नर जो है वो प्लूरलिस्टिक थ्योरी का सिटीजनशिप की का प्रोपाउंडर है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा हम इनकी बुक्स को और वो कब लिखी गई तब के ईयर्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहला है T.H. मार्शल। T.H. मार्शल की किताब है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास विद थॉम्स, जो कि इन्होंने सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास जो कि इन्होंने थॉम्स बोटोमोरे के साथ मिलकर लिखी थी। ये दोनों T.H. मार्शल और बोटोमोरे की किताब है जो कि 1950s में लिखी गई थी। सेकंड है हमारे पास एंटोनी गिडन्स। एंटोनी गिडन्स की बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, जो कि 1984 में लिखी गई थी। इसके बाद हमारे पास है B.S. टर्नर। B.S. टर्नर हमारी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। उनकी किताब थी द बॉडी एंड सोसाइटी 1984। इसके बाद हमारे पास है डेविड हेल्ड। डेविड हेल्ड की किताब बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जो कि है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी 1987 में। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें था कि द बुक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ इज़ रिटन बाय, किसने लिखी ये किताब। ये किताब दोस्तों हमारे पास इसका राइट आंसर था SP हंटिंगटन। हंटिंगटन की किताब है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़। लेकिन हम इन चारों राइटर्स की इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों हमारे पास लुसियन पाई की और आलमंड की किताबें 2-3 बार इस पेपर में आ चुकी हैं। पहले भी हम 2 क्वेश्चंस में आलमंड और लुसियन पाई की किताब को डिस्कस कर चुके हैं, और आगे हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास कौन सी लुसियन पाई की किताब हो सकती है। हमारे पास सबसे पहला है लुसियन पाई। लुसियन पाई की किताब है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966। सेकंड है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब है 1965। द स्पिरिट ऑफ चाइनीज़ पॉलिटिक्स 1985। और फोर्थ थी एशियन पावर एंड पॉलिटिक्स 1968। इसके बाद हमारे पास है G.A. आलमंड। G.A. आलमंड की किताब है द सिविक कल्चर, जो कि उन्होंने सिडनी वर्बा के साथ मिलकर लिखी थी। इसका ईयर है 1963। सेकंड था हमारे पास कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। G.A. आलमंड की किताबों को आपको याद रखना होगा, जो कि 1966 को लिखी गई थी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसका ईयर था 1960s। और पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज इसको आलमंड ने कोलमैन के साथ मिलकर लिखा था। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिडनी वर्बा के साथ सिविक कल्चर लिखी थी और कोलमैन के साथ पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज लिखी थी, जो कि 1960s में लिखी गई थी। इसके बाद है हमारे पास द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी ऑफ 5 नेशंस। दोस्तों इस किताब का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट नेम देकर पूरा नेम पूछा जा सकता है, और ये किताब लिखी गई थी 1963 में। इसके बाद हमारे पास है अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर जो है वो है उनकी किताब है पॉलिटिकल थॉट ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टोटल 1906। ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी 1918 और प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951। इसके बाद हमारे पास है SP हंटिंगटन। दोस्तों हंटिंगटन की किताबों को भी हमने पहले 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हंटिंगटन की किताब है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रिमार्किंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर 1996। सेकंड किताब थी हु आर वी द चैलेंजेस टू अमेरिकाज नेशनल आइडेंटिटी 2004।
थर्ड बुक है इसकी पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, जो कि इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। उसका ईयर था 1968। इसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट हमारा 59 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर करेक्ट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सी चीज़ें करेक्ट थी। इसमें दोस्तों हमारे पास ऑप्शन थी, it is only international organization dealing with global trade rules between nations, or it was established in 1996. Its headquarters is in Geneva. Its employs some 680 staff. लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल में देखेंगे। सबसे पहली बात कि इट इज़ ओनली, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहली बात, पहला कि इट इज़ ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद ग्लोबल ट्रेड रूल्स बिटवीन नेशंस, ये बिल्कुल ठीक है। और थर्ड था कि इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन जिनेवा, जी हाँ बिल्कुल, WTO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। और जो दूसरी दो ऑप्शन थी उसका करेक्ट आंसर क्या बनता था दोस्तों, जो WTO है वो सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1995 को। और फोर्थ था कि इट एम्प्लॉयज सम 680 स्टाफ। नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर बनता था 600 स्टाफ अराउंड 80 मेंबर कंट्रीज़, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज़ है 80, उनमें से 600 जो स्टाफ है वो लिया जाना था। और लास्ट हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, जिसमें हमारे पास था ग्लोबलाइजेशन मीन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन गिव एम्फेसिस ऑन मार्केट इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन गिव राइज टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस टू सुपरवाइज इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन टेंड्स टू परपेचुएट परपेचुअल कल्चर। दोस्तों इसका राइट आंसर था ग्लोबलाइजेशन टेंड टू परपेचुअल कल्चर। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।